हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक बोर्ड पर स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 2 चैप्टर को देखा था। आज हम इसमें तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तीसरा चैप्टर का नाम हमारा है कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है। तो इसमें क्या है कि प्राचीन काल से आधुनिक युग। पहला पॉइंट टॉपिक है प्राचीन काल से आधुनिक युग। प्राचीन समय से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी तथा तीर्थयात्री विभिन्न कारणों से लंबी लंबी दूरियों की यात्रा करते थे। अपनी यात्राओं में ये लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियाँ भी साथ लेकर चलते थे। 13वीं शताब्दी से देशों के मध्य मजबूत संबंध स्थापित होने लगे थे। पहला यह है रेशम मार्ग। पहले मार्ग का नाम है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग विश्व से जुड़ना। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विस्तृत क्षेत्रों को आपस में जोड़ते थे, बल्कि एशिया को यूरोप, उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। इन मार्गों से बौद्ध उपदेशक, ईसाई मिशनरियों और बाद में मुस्लिम उपदेशकों ने भी यात्राएं की। ये रेशम मार्ग। भोजन, नई फसलों का परिचय। भोजन में हम क्या करते हैं? फसलों से जो प्राप्त होता है वही खाते हैं। तो हमारा जैसे आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मिर्च, शकरकंद आदि का परिचय अमेरिकी यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। बाद में यूरोप एवं एशिया में विस्तृत हो गया। नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचा और वहां उसके स्पैघेटी का जन्म हुआ। आयरलैंड के गरीब काश्तकार आलू पर निर्भर करते थे। 1840 के दशक में आलू की फसल खराब हो जाने के कारण यहाँ भयानक आलू अकाल पड़ गया, जिससे 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। देख रहे हैं, आलू न होने की वजह से। नए मार्ग की खोज और व्यापार। विजय, बीमारी और व्यापार। 19वीं शताब्दी में यूरोप नाविकों ने एशिया और अमेरिका तथा समुद्री मार्ग खोज लिया। अमेरिका तक समुद्री मार्ग खोज लिया। भारतीय उपमहाद्वीप व्यापार का केंद्र था जो यूरोप तक फैल गया था। 16वीं शताब्दी में स्पेनवासी तथा पुर्तगाली अमेरिका को जीतने वाले पहले यूरोपीय थे। स्पेनी सेनाओं के शक्तिशाली हथियार चेचक के कीटाणु थे। क्या हथियार थे? चेचक के कीटाणु, जो उनके सैनिकों तथा अफसरों के साथ अमेरिका पहुंचे थे, जिस कारण उनका विजय हुई। पेरू और मैक्सिको के खानों में पाई जाने वाली कीमती धातु ने यूरोप की संपदा में वृद्धि की तथा उसका व्यापार एशिया तक फैल गया। 17वीं सदी आते आते दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा की व्यापक चर्चा होने लगी थी। दक्षिणी अमेरिका के एल डोराडो को सोने का शहर कहा जाता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन रहेगा कि अमेरिका किस शहर को सोने का शहर कहते हैं? क्या? डोराडो, एल डोराडो। ठीक है। 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमों के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रवाहों का पहचान की। पहला था वस्तुओं में व्यापार का प्रवाह, मुख्य रूप से क्या था इसमें? गेहूं और कपड़ा। रोजगार की तलाश में लोगों का प्रवास। तीसरा है लंबी दूरी वाले स्थानों, अल्प अवधि या दीर्घ अवधि में निवेश के लिए पूंजी का प्रवाह। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। 18वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिकीकरण और जनसंख्या वृद्धि ने ब्रिटेन में खाद्यान्न की मांग में वृद्धि कर दी, जिससे खाद्यान्न मूल्य में वृद्धि हो गई। कार्न लॉ और इसके प्रभाव। जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने कार्न का मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसे कार्न लॉ के नाम से जाना जाता था।
कार्ल लॉ के उन्मूलन के बाद ब्रिटेन में भोजन पहले की अपेक्षा सस्ती दरों पर आयातित होने लगा। ब्रिटिश सरकार भूमि कृषि योग्य नहीं रहने के कारण कृषि आयात में प्रतिस्पर्धा करने में अयोग्य थी। वहाँ कंपनियां ही हो गई थी बस। कार्ल लॉ के उन्मूलन के प्रभाव। भोजन के मूल्य में गिरावट से ब्रिटेन में खपत में वृद्धि हो गई। 19वीं शताब्दी के मध्य से ब्रिटेन में तेजी से औद्योगिक वृद्धि हुई तथा आय एवं मांग में बढ़ोतरी हुई। 1890 ईस्वी से वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। क्षेत्रीय वस्तुओं का विकास इतनी तेजी से हुआ कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार 25 से 40 गुना बढ़ गया। व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों या जैसे जौ, गेहूं, कपास तथा कोयला जैसे खनिज पदार्थों का था। 19वीं शताब्दी में तकनीक की भूमिका। तकनीक जैसे रेलवे, स्टीमर और टेलीग्राफ आदि ने 19वीं शताब्दी के विश्व के रूपांतरण पर अत्यधिक प्रभाव डाला, जिसके परिणाम स्वरूप तीव्र रेल परिवहन, मालगाड़ी, जहाज आदि ने विश्व के बाजारों में पहुंचने में काफ़ी मदद की। साधन हो गए तो लोग एक दूसरे जगह पहुंचने लगे। मांस परिवहन में तकलीफ। रेफ्रिजरेटेड जहाज़ों के विकास से जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को लंबी दूरी तक पहुंचाने में सहायता मिली। जमा किए गए मांस को अमेरिका, न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया से विभिन्न यूरोपीय देशों तक निर्यात किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप यूरोपीय बाजार में मांस का मूल्य कम हो गया तथा निर्धनों के लिए मांस प्रतिदिन का आहार बन गया। 19वीं शताब्दी के अंत में उपनिवेशवाद। 19वीं शताब्दी के अंत में व्यापार एवं बाजार विस्तृत हो गया। औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका शक्तिशाली औपनिवेशिक शक्तियां बन गए। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश करने में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने क्षेत्र विभाजित करने हेतु फुट्टा का सहारा लिया। किसका? स्केट का सहारा लिया। अफ्रीका में औपनिवेशीकरण। रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। 1890 के दशक में अफ्रीका में तेजी से फैलने वाली पशु बीमारी रिंडरपेस्ट से बड़ी संख्या में लगभग 90% पशु मारे गए। 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपवासियों खदानों और बागानों को स्थापित करने के लिए अफ्रीका आ गए। ये यहाँ संसाधनों का दोहन करना चाहते थे। भारत से अनुबंधित मजदूर का प्रवास। मजदूरों, गिरमिटिया मजदूर जिसे बोलते थे। अनुबंधित मजदूर से तात्पर्य किसी नियोक्ता के लिए निश्चित समय के लिए एक निश्चित राशि पर अनुबंध के अंतर्गत कार्य करने वाले बंधुआ मजदूर से है। 19वीं शताब्दी में लाखों भारतीय तथा चीनी मजदूर बागानों, खदानों और विश्व के विभिन्न निर्माणकारी परियोजनाओं में कार्य करने के लिए गए। इनमें से अधिकांश मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु से गए थे। 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कई सामाजिक परिवर्तन हुए, जैसे कुटीर उद्योग का पतन, जमीन का किराया बढ़ा, खदानों एवं बागानों के लिए जमीन को साफ किया गया। इन सब कारणों से मजदूर को कार्य की तलाश में प्रवास के लिए बाध्य होना पड़ा। भारतीय अनुबंधित प्रवासियों का गंतव्य स्थान। भारतीय अनुबंधित प्रवासियों के अंतर्गत गंतव्य स्थान कैरिबियाई द्वीप, मुख्यतः त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस और फिजी थे। तमिल प्रवासी सिलोन और मलाया गए। कुछ अनुबंधित मजदूर असम के चाय बागानों में नियुक्त किए गए थे। अनुबंधित मजदूरों की स्थिति। अनुबंधित मजदूरों को एजेंट जो मध्यस्थता करता है के माध्यम से नियुक्त किया जाता था। वे उन्हें सुविधाओं का वादा करके नियुक्त करते थे, जबकि परिस्थितियां मजदूरों के विपरीत होती थीं। उसी समय शोषण हो रहा था। 19वीं शताब्दी में सांस्कृतिक परिवर्तन।
19वीं शताब्दी के में अनुबंध को दास्ता की एक नई प्रथा के रूप में वर्णित किया गया। यद्यपि मजदूरों ने कठिन जीवन जीने के बाद भी विभिन्न सांस्कृतिक रूपों का मिश्रण करके मनोरंजन तथा त्योहारों को विकसित किया। त्रिनिदाद के रियटस कार्निवाल, रस्ता फरियानवाद, जमैका के आध्यात्मिक विचारधारा का विरोधी धर्म, जिसे जमैका के गायक बॉब मार्ले, त्रिनिदाद और गुयाना के चटनी संगीत ने प्रसिद्ध बना दिया। अनुबंधित मजदूरों के वंशज, हमारा हेडलाइन क्या है? अनुबंधित मजदूरों के वंशज। कई मजदूर स्थायी रूप से उन देशों में बस गए जहां वे काम के लिए गए थे। इस कारण वहां भारतीय वंशजों का विशाल समुदाय है, जैसे नोबेल विजेता B.S. नायपाल, क्रिकेटर शिव नारायण चंद्रपाल, रामनरेश सरवण। इन लोगों के क्या थे? पूर्वज वहाँ काम पर गए थे, मजदूरी करने गए थे, वहीं रह गए। वर्ष 1921 में अनुबंधित श्रम की प्रथा का उन्मूलन हो गया, लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरिबियाई द्वीप समूहों में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। विदेश में भारतीय उद्यमी। भारतीय उद्यमियों ने मध्य भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में कृषि निर्यात का वित्त पोषण किया। प्रसिद्ध उद्यमी शिकारीपुरी सराफ और नाट्टुकोट्टई चेट्टियार थे। भारतीय उद्यमियों ने यूरोपीय उपनिवेशवादियों का अनुसरण किया। ये पर्यटकों को स्थानीय और आयातित कलाकृतियाँ बेचा करते थे। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारत से कपास का निर्यात पूरे यूरोप में किया जाता था, लेकिन औद्योगिकीकरण के पश्चात ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन होने लगा, जिससे भारत से आयातित कपास पर रोक लगा दी गई। हमारा अगला हेडिंग क्या है? भारतीय व्यवस्था और उपनिवेशवाद। भारतीय व्यापार और उपनिवेशवाद। ब्रिटिश सरकार ने सूती वस्त्र के आयात पर सीमा शुल्क के उच्च दरें लगा दी। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उद्योगपति वस्त्रों के लिए विदेश बाजार की तलाश करने लगे, जिससे भारतीय उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों पर नील और अफीम की खेती करने के लिए दबाव बनाया। नील ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था तथा अफीम चीन में निर्यात किया जाता था। ठीक है, नील कहाँ जाता था? ब्रिटेन, और अफीम चीन में जाता था। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजार में ब्रिटिश निर्माणकर्ताओं की अधिकता हो गई। परिणाम स्वरूप भारत में माल भेजे जाने के अतिरिक्त ब्रिटेन से भी माल भेजा जाने लगा, जिससे दरें उच्च होती थी। ब्रिटेन को भारत के साथ व्यापार अधिशेष होने लगा। ब्रिटेन व्यापार अधिशेष से अधिकारियों को पेंशन दिया करता था तथा दूसरे देशों में निवेश करता था। युद्ध के बीच अर्थव्यवस्था। प्रथम विश्व युद्ध की बात है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। इसमें दो गुटों के बीच लड़ाई हुई थी। पहला मित्र राष्ट्र था, जिसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था और रूस था। बाद में अमेरिका भी इसमें जुड़ गया। दूसरी तरफ दो मध्य शक्तियाँ थीं, जिसमें जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे। प्रथम विश्व युद्ध प्रथम आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार आधुनिक हथियारों का प्रयोग हुआ, जिसमें मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज, रासायनिक हथियार आदि थे। युद्ध के दौरान लगभग 90 लाख लोग मारे गए थे तथा 2 करोड़ लोग घायल हुए। युद्धोत्तर सुधार। ब्रिटेन ने अमेरिका से कर्ज लिया, जिससे उसे आर्थिक विपत्ति का सामना करना पड़ा। इस कारण वर्ष 1921 में प्रत्येक 5 ब्रिटिशों में से एक ब्रिटिश को काम के लिए बाहर जाना पड़ा। पूर्वी यूरोप से गेहूं का निर्यात युद्ध के दौरान अवरुद्ध हो गया। फलस्वरूप कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन बढ़ गया।
युद्ध के बाद पूरी यूरोप में भी उत्पादन पुनर्जीवित हो गया, जिसके कारण अनाज का मूल्य गिर गया और किसान कर्ज में डूब गया। उत्पादन और उपभोक्ता। आर्थिक संकट की संक्षिप्त अवधि के बाद 1920 के दशक में अमेरिका की अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत होने लगी। कारों का उत्पादन। कार निर्माता हेनरी फोर्ड का गाड़ी देखे होंगे आप लोग। हेनरी फोर्ड ने डेट्रॉइट में अपने नए कारखाने को असेंबली लाइन में शुरू किया। यहाँ मजदूरों को अनवरत तथा मशीन की तरह कार्य करने को बाध्य किया गया। टी मॉडल नामक कार बृहद उत्पादन पद्धति से बनी देश की पहली कार थी। अमेरिका में वर्ष 1919 में कार का उत्पादन 20 लाख था, जो वर्ष 1929 में 50 लाख हो गया। महामंदी भी आई थी उसी समय। वर्ष 1929 के आसपास महामंदी शुरू हो गई और 1930 के दशक के मध्य तक समूचे विश्व में महामंदी आ गई। महामंदी के उत्तरदायी कारक कौन कौन से थे? पहला कृषि उत्पादन की अधिकता की समस्या से कृषि उत्पादों का मूल्य कम हो गया। दूसरी, 1920 के दशक में बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपने निवेश आवश्यकता को पूरा किया था। अमेरिकी पूंजीवादियों ने यूरोप को ऋण देना बंद कर दिया, जिससे यूरोप के बैंक धराशायी हो गए तथा मुद्रा का पतन हो गया। अमेरिका ने आयातकारों को दुगुना करके मंदी में अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, जिससे विश्व व्यापार बुरी तरह से नष्ट हो गया। औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा प्रभाव अमेरिका को ही झेलना पड़ा था। भारत और महामंदी में भारत की क्या स्थिति थी? महामंदी के कारण भारत में निर्यात और आयात का पतन हो गया और प्राथमिक उत्पाद जैसे गेहूं, जूट का मूल्य वर्ष 1938 से 34 के बीच तेजी से गिर गया। लेकिन औपनिवेशिक सरकार ने राजस्व की मांग को स्वीकार करने से मना कर दिया, जिससे किसान बुरी तरह से संकट में आ गए। इस अवधि के दौरान भारत कीमती धातुओं विशेषकर सोने का निर्यातक बन गया। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में सहायता मिली, लेकिन इससे भारतीय किसानों को बहुत कम लाभ हुआ। भारत में मंदी से शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। युद्धोत्तर काल। द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम मानव के लिए आर्थिक रूप से काफ़ी भयावह रहा। यह युद्ध धुरी राष्ट्रों जैसे जर्मनी, जापान, इटली और मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका से के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में लगभग 6 करोड़ 1939 की विश्व जनसंख्या का लगभग 3% लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हुए थे। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण। युद्ध के बाद का निर्माण देखिए। युद्ध के बाद क्या हुआ? अमेरिका की प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक और सेना शक्ति के रूप में उभरा। विश्व की सोवियत संघ महाशक्ति बन गया। यह कम्युनिस्ट गुट का नेता के रूप में पूंजीवाद का खतरा बन गया। युद्ध के बाद बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान। युद्ध के आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने मुख्य आधार तैयार किया, जैसे बृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग की आवश्यकता थी तथा स्थायी आय के लिए स्थिर रोजगार की आवश्यकता थी। एक देश दूसरे देश के आर्थिक संपर्कों से संबंधित था। वस्तुओं, पूंजी और श्रम के प्रवाहों को नियंत्रण करने की शक्ति केवल सरकार के पास थी। जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन सहमति बनी। आइए देखते हैं बैंक की स्थापना क्या हुआ। IMF और विश्व बैंक। सदस्य राष्ट्रों के बाहरी अधिशेष और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष IMF की स्थापना की। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण को वित्त पोषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक विश्व बैंक की भी स्थापना हुई। विश्व बैंक और IMF ने वर्ष 1947 से औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था, राष्ट्रीय मुद्रा और मौद्रिक व्यवस्था
जोड़ने वाली व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय मुद्रा ने स्थिर विनिमय दर का पालन किया। प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार और आय की स्थायी वृद्धि के युग का सूत्रपात किया। अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। अगले दशक में अधिकांश एशिया और अफ्रीका के देश स्वतंत्र हो गए, लेकिन एक साथ ही इन देशों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। IMF और विश्व बैंक का गठन औद्योगिक देशों की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए किया गया था। यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया, जो IMF और विश्व बैंक पर निर्भर नहीं रहे। ऐसे में 1950 के दशक के बाद ब्रेटन वुड्स संस्थान विकासशील देशों की ओर अधिक ध्यान देने लगा था। विकासशील राष्ट्रों की दशा। नव स्वतंत्रता राष्ट्र औपनिवेशीकरण के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा नियंत्रित थे। ऐसे में अधिकांश विकासशील देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग की और समूह 77 G77 का गठन किया। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसे उन्हें प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, विकास में सहायता, कच्चा माल और विकसित देशों के बाजार में माल को बेचने के उचित अवसर मिले। अगला हेडलाइन का हमारा है कि ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। 1960 के दशक में अमेरिका के विदेशी भागीदारी की उभरती लागतों ने उसकी वित्तीय और प्रतिस्पर्धा मजबूती को कमजोर कर दिया। सोने के संबंध में अमेरिकी डॉलर अपने मूल्य बनाए न रख सका। इससे स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था खराब हो गई और अस्थायी विनिमय दर को लागू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में परिवर्तन। 1970 के दशक के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली बदल गई। विकासशील देशों से ऋण लेने के लिए दबाव बनाया गया, जिससे ऋण संकट व बेरोजगारी बढ़ गई। 1970 के दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कम वेतन वाले एशियाई देशों में उत्पादन के केंद्र स्थापित करने लगी। चीन की नई आर्थिक नीति। चीन 1949 की क्रांति में विश्व की युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था को अपने को अलग रखता था। चीन ने नई आर्थिक नीतियों और सोवियत संघ की बिखरने तथा पूर्वी यूरोप में साम्यवाद को समाप्त हो जाने से बहुत से देश विश्व अर्थव्यवस्था के अंग बन गए। अंतिम 2 दशकों में चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे देशों ने द्रुत गति से आर्थिक विकास किया। ठीक है, इस तरह से ये हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर वाला जो पार्ट है अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।